हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर क्वेश्चन सीरीज के ऊपर यह चौथा वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे पुराने वीडियोज को जाकर ज़रूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम सक्सेसफुल बीडर्स अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है क्यों लेना जरूरी है। सक्सेसफुल बीडर जिसको अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेना क्यों जरूरी है। तो टू एंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टू प्रिवेंट बीडर्स फ्रॉम विड्रॉइंग और अल्टरिंग बीड्स, टू पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, टू सिक्योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो लेते हैं उसका पर्पज होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिल गया है तो वो जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहे, वो अच्छा काम करके दिखाए। ऐसा ना हो कि वो बीच में ही छोड़ के चला जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं, टू एंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वो परफॉर्मेंस जो है अगर वो बीच में ही अगर कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के चला जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूजुअल परसेंटेज रेंज फॉर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ओनली ऑफ गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। बोल रहा है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना होना चाहिए, किस केस में, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के केस में, कंसल्टेंसी सर्विसेज के केस में और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के केस में क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 0 to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफाइड इन बी डॉक्यूमेंट, 3 to 5% होगा, या 5 to 10% होगा, या 1 to 5% होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 to 5% होगा। पहले ये 5 से 10% था, अब क्या हो गया है 3 से 5%। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगा वो 3 से 5% है, किसमें, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के केस में, कंसल्टेंसी सर्विस के और नॉन कंसल्टेंसी सर्विस के केस में। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं व्हाट इज द यूजुअल परसेंटेज रेंज फॉर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ वर्क्स। बोल अभी हम जो पीछे देख रहे थे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का, वो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का था, कंसल्टेंसी सर्विसेज का था, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज का था। बोल रहा है प्रोक्यूरमेंट ऑफ वर्क्स के केस में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना होगा। तो कितना होगा इसमें, तो इसका 0 से 5% होगा, या 3 से 5% होगा, या 3 से 10% होगा, या 1 से 5% होगा। तो हमारा आंसर होगा सी, 3 से क्या होगा, 3 से 10% रखा गया है। ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा उससे उसका 3 से 10% तक क्या होगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वर्क्स के केस में, और उसके केस में कितना है, गुड्स के केस में 3 से 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में नॉट बी एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को किस फॉर्म में जमा नहीं कर सकते हैं, इंश्योरेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा नहीं कर सकते हैं, या अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा नहीं कर सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा नहीं कर सकते हैं, या बैंकर्स चेक के रूप में जमा नहीं कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में जमा कर सकते हैं, अकाउंट पेई के में भी जमा कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी जमा नहीं कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैंकर्स चेक के रूप में जमा नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहा है मे नॉट बी एक्सेप्टेड, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी बैंकर्स चेक से हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है क्या कर सकते हैं, जमा नहीं कर सकते हैं, बाकी सबसे जमा कर सकते हैं। जबकि बीड सिक्योरिटी के केस में बैंकर्स चेक भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लाइन फॉर वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। यानी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कब तक वैलिड होता है। तो पहला है हमारा 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, या 60 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, या 90 डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस,
या 60 days बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस। तो जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा। यानी बोल रहा है कि पूरा जो भी उसको ऑब्लिगेशन है, जो भी ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है इंक्लूडिंग वारंटी, वो सारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कंप्लीट होने के 60 डेज तक जो है ना वो क्या रहेगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड रहेगा। तो टाइम क्या है, 60 डेज तक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यानी जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसके फुलफिल होने के 60 दिन तक ये वैलिड रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन इज द बीड सिक्योरिटी रिफंडेड टू द सक्सेसफुल बीडर। अनसक्सेसफुल बीडर के केस में तो आपको पता है कि कितने दिन के अंदर में जमा कर देना होता है, तो अवार्ड के 30 दिन के भीतर जो है उसको रिटर्न कर देना होता है। लेकिन सक्सेसफुल बीडर के केस में कब करना पड़ेगा, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर द वारंटी पीरियड, ऑन रिसीट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। जब हम उससे, जो सक्सेसफुल बीडर है, उससे हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ले लेंगे तो उसका बीड सिक्योरिटी वापस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एडवांसमेंट टू सप्लायर्स। एडवांस पेमेंट होगा, क्या होगा, एडवांस पेमेंट होगा। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स। तो 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ प्राइवेट फर्म्स, 40% of the contract value to a state or central government agency, public sector undertaking. In case of maintenance contract, amount should not exceed the amount payable for 6 months under the contract. बोल रहा है कि जो एडवांस पेमेंट करते हैं सप्लायर को, जो भी डिसीजन लिया जाएगा एडवांस पेमेंट करने का, तो बोल रहा है कि 30% से ज़्यादा प्राइवेट फर्म्स को नहीं कर सकते हैं, 40% से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में 6 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी प्राइवेट फर्म्स को 30% करेंगे, ये भी सही है, और पीएसयू को, स्टेट गवर्नमेंट को 40% तक कर सकते हैं, ये भी सही है, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में 6 महीने से ज़्यादा का जो है एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है एडवांस पेमेंट के केस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एडवांस पेमेंट। क्या होगा यहाँ, अबाउट एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर। बोल रहा है कि एडवांस पेमेंट ऑफ सप्लायर के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला क्या है, द सीलिंग ऑफ एडवांस पेमेंट एज मेंशन इन GFR 172(1) can be relaxed with concurrence of IFD. The ceiling of advance payment as mentioned in GFR 172(1) cannot be relaxed with concurrence of IFD. Making any advance payment as per GFR 171 adequate safeguard in the form of bank guarantee etc. should be obtained from the firm. इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला सही है और तीसरा सही है। जो सीलिंग ऊपर देख रहे थे, प्राइवेट फर्म के केस में 30%, स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 40%, और 6 मंथ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो सीलिंग को हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, किसके, आईएफडी के कंकरेंस से। मतलब 30 की जगह 40 भी दे सकते हैं, 40 की जगह 50 भी दे सकते हैं, 100% भी एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आईएफडी का कंकरेंस लेना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कि सीलिंग रिलैक्स नहीं होगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और बोल रहे जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो क्या लेते हैं, एडिक्वेट सेफ गार्ड लेते हैं, बैंक गारंटी दे या अंडरटेकिंग दे या कुछ भी दे। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 3 यानी सी हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन इज द रिजेक्शन ऑफ बीड जस्टिफाइड। बोल रहा है कि रिजेक्शन ऑफ बीड जस्टिफाइड कब होगा, तो इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, जब कंपटीशन की कमी होगी। ऑल बीड्स एंड प्रपोजल्स आर नॉट सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोक्यूरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, द बीड्स और प्रपोजल प्राइस आर सब्सटेंशियली हायर दैट द अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेट और अवेलेबल बजट। नन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल मीट्स द मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर। all of the above.
तो जो रिजेक्शन ऑफ बीड जो है जस्टिफाइड कब होगा, जब इफेक्टिव कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा है कि जो भी बीड रिसीव हुआ है वो रेस्पॉन्सिव नहीं है। रेस्पॉन्सिव का मतलब है हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि प्राइस जो है ना वो काफ़ी हाइयर है, जो हमारे पास अवेलेबल बजट है उससे ज़्यादा, तो ये भी इस केस में भी रिजेक्शन जस्टिफाइड होगा। और बोल रहा है कोई भी जो भी टेक्निकल हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या हो रहा है, मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा रिजेक्शन भी जस्टिफाइड होगा, तो वो क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, ई, यानी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लैक ऑफ कंपटीशन शेल नॉट बी डिटरमिन्ड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ the number of the bidders. Even when only one bid is submitted, the process may be considered valid provided following conditions are satisfied. बोल रहा है कि लैक ऑफ कंपटीशन जो है सिर्फ नंबर ऑफ बीडर से क्या होगा, निर्धारित नहीं होगा। अगर एक भी बीड सबमिट हो रहा है और सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि फॉलोइंग कंडीशंस अगर मीट करेगा और इवन वेन ओनली वन बीड इज सबमिटेड द प्रोसेस में भी कंसिडर्ड वैलिड। तो कौन सा क्राइटेरिया ऐसा वो मीट करना चाहिए, तो नीचे देख लेते हैं। द प्रोक्यूरमेंट वाज सेटिस्फैक्टरीली एडवर्टाइज्ड एंड सफिशिएंट टाइम वाज गिवन फॉर सबमिशन ऑफ बीड। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर सफिशिएंट टाइम दिया गया है तो उसको तो वैलिड माना जाएगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वर नॉट अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव, यानी जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रेस्ट्रिक्टिव नहीं रखा गया है, तो वैलिड मान लिया जाएगा अगर एक ही आएगा तो भी। प्राइसेज आर रीजनेबल इन कंपेरिजन टू मार्केट वैल्यू, अगर प्राइसेज रीजनेबल है मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी एक भी बीड अगर आएगा और ये सारा क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा तो वो बीड वैलिड होगा। ठीक है, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए लिमिटेड ओपन टेंडर रिजल्ट इन वन और इफेक्टिव ऑफर इट शैल बी ट्रीटेड एज क्या, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी ट्रीट होगा। जैसे मान लीजिए हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी निकाले, ओपन टेंडर इंक्वायरी निकाले और उसमें एक ही बिड सबमिट किया है और वो इफेक्टिव है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी बोलते हैं। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ परचेज कमिटीज कंस्टिट्यूटेड फॉर प्रोक्यूरमेंट, no member of committee should be reporting directly to any other member when the estimated value of procurement exceeds। बोल रहा है कि अगर परचेज कमिटी के द्वारा, ठीक है, अगर कोई प्रोक्यूरमेंट का रिकमेंडेशन होता है तो उस परचेज कमिटी में जो मेंबर होगा वो एक दूसरे का रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं होगा। कब, जब जो है प्रोक्यूरमेंट जो है 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड करेगा, 25 लाख से ज़्यादा होगा, 50 लाख से ज़्यादा होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो जब 50 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो परचेज कमेटी का मेंबर होगा वो एक दूसरे का रिपोर्टिंग नहीं होगा। ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कोड ऑफ इंटेग्रिटी। कोड ऑफ इंटेग्रिटी के रिगार्डिंग कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग ऑफर, सोलिसिटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब, रिवार्ड और गिफ्ट टू और एनी मटेरियल बेनिफिट इन एक्सचेंज फॉर एन अनफेयर एडवांटेज इन द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। बोल रहा है कि प्रोहिबिट किया गया है, क्या प्रोहिबिट किया गया है, ब्राइब मांगना और ब्राइब देना और ब्राइब एक्सेप्ट करना, रिवार्ड लेना या देना, गिफ्ट लेना या देना, ये सब क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया है कोड ऑफ इंटेग्रिटी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर है कि जो है ओमिशन या मिस रिप्रेजेंटेशन को भी क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा ना हो कि फाइल पे जो है कुछ फैक्ट डाले ही ना, या जो है जो बीडर है वो जो है बीड सबमिट करते समय गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रोहिबिशन ऑफ एनी कोल्यूजन या बीड रिगिंग और एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर, इसको भी क्या किया गया है, कोड ऑफ इंटेग्रिटी में मना किया गया है। मान लीजिए 5 जो है बीडर है आपस में मिल गया और बोला है कि इस बार तुम सबसे कम कोट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा, तो इस तरह का जो है ना कोड ऑफ इंटेग्रिटी के खिलाफ है। तो तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप जो हमारा वीडियो है
अगर इसको जो है डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, ये जो सारे जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं जीएफआर के ऊपर। उन वीडियोज को आप देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट कम्स अंडर कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंडर में क्या आता है, तो फिजिकल और मेजरेबल सर्विसेज विथ आइडेंटिकल डिलीवरेबल्स, व्हीकल हायरिंग, जेनिटोरियल वर्क, प्राइमरली नॉन फिजिकल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विथ वेरिएबल आउटकम्स, एडवाइजरी, प्रोफेशनल और ट्रेनिंग सर्विसेज, डायरेक्ट इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, या कॉन्ट्रैक्ट सोनली फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। तो बोल रहा है कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या आता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज में फिजिकल और मेजरेबल चीज नहीं आएगा, और न ही डायरेक्ट इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आएगा, और न ही प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स आएगा। तो क्या आएगा, इसका आंसर बी होगा, प्राइमरली नॉन फिजिकल और इंटेलेक्चुअल टाइप का जो काम होगा, जिसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और जो है कंसल्टेंसी किसी चीज से रिलेटेड होगा, वो आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर, हाउ टू प्रिपेयर ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज अप टू ₹50 लाख। यानी 50 लाख तक का अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करना है तो उसके केस में जो पोटेंशियल कंसल्टेंट का जो लिस्ट तैयार करना है वो कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा करेंगे, तो नहीं, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्वायरी टू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और कंसल्टेंसी एसोसिएशन, इसके द्वारा करेंगे। तो हाँ, इसी के द्वारा करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में कब करते हैं, 50 लाख से ऊपर रहेगा तब, और लिमिटेड टेंडर इन्विटेशन भी इसमें नहीं आएगा। डायरेक्ट इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमारा जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।